अच्छा जी, तो मैं अच्छा भला जज्बाती हो रहा था कि आमिर भाई ने सारा टेम्पो ही तोड़ दिया। तो तोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना लेते हैं। जी बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में आपको पता है P&L होगा और OCI होगा। अच्छा, बड़ी तफसील से मैं पिछले सवाल में ना बना चुका, ये इसमें तो मैंने मुकम्मल ही कर दिया, टैक्स चेक्स पोस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए सारी बात की, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं कर रहा काम को, सिर्फ वो काम जो हम अकाउंटेंट्स करते हैं। और अब हमने क्या करना है, उसको रिवर्स क्या करना है, कहाँ मैंने लिखा है SOCI, हाँ है ये पढ़ा जी। अब ये सवाल है आपके सामने, इसके अंदर ये हम सिर्फ 15 का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 के अंदर ये 14 की एंट्री आएगी P&L में, OCI में नहीं, ये बैलेंस शीट आइटम था, क्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट। आगे आगे ये एसिड डेबिट, P&L क्रेडिट, P&L क्रेडिट। तो वैसे तो रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है, लेकिन मैं इसको रीवैल्यूएशन गेन लिखूंगा। वैसे ये असल में ना जायज़ नहीं है इसका रीवैल्यूएशन गेन लिखना, असूली तौर पे तो ये जायज़ नहीं है। सारा कुछ ही उड़ गया, बर्बादी होगी बर्बादी। हाँ जी, ये सोल्यूशन कौन से सफ़े पे था, 380। चलो भाई गड्डी पे जाओ भाई। अभी भी नहीं पहुंचा मैं, अभी भी नहीं पहुंचा मैं। ये तो बेटा आपने आगे भेज दिया मुझे। 3, ये है 383 पे। हाँ मैंने 388 बोला, मुझे ना नहीं समझ लगी, माफ़ कर दो मनु, कोई नहीं। आप भी तो बुक ले आते यार असगर, तो पर आप नहीं बताते सोल्यूशन। आपने समझा कि शायद हमारी बुक में नंबर गलत होगा जी। रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन, हालांकि दरअसल ये क्या है, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है। रीवैल्यूएशन का गेन तो प्रॉफिट लॉस में जाता ही नहीं है, लेकिन गेन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम जो है ना वो रिवर्स करते हुए आसानी से कर सकें इसको जी। कितना अच्छा एंट्री देख रहे थे, तो एसिड डेबिट नहीं करना हमने, एहतियात एहतियात तो सवाल में डायरेक्ट बतानी, ये तो अभी समझा रहा हूं कि हमने क्या किया हुआ है जी। 17 से P&L क्रेडिट, उसके बाद DTL क्रेडिट, हंसो हंसो हंसो, तुम हंसो मेरी इस लाचारगी पे। रिवर्सल के कंट्रोल Z कर दें सर, वापस आ जाएगा यार, क्यों तंग कर रहे हो मुझे, सर्च भी नहीं कर रहा बंदा, कहता है यार सर्च ही कर ले तू ये। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन गेन 17 का, उसके बाद अगली एसिड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये हमने लिख दिया, ये DTL क्रेडिट, और ये सरप्लस इन OCI क्रेडिट। तो सरप्लस इन OCI, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना 10.2। आगे बढ़े, डेप्रीसिएशन, ये भी है और ये भी है, इधर से आप 4.12 ना पकड़ने लग जाओ, ये दोनों ही डेप्रीसिएशन हैं। तो 12 जमा 2, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो 2 + 14, 12, 14, ठीक है जी। उसके बाद जी, उसके बाद P&L का आइटम तो सिर्फ जो है वो यहाँ से निकल सकता है। डिस्पोजल पर क्या आया था, गेन या लॉस, गेन था, P&L 14 से क्रेडिट हो रहा है, तो गेन ऑन डिस्पोजल जी। कितना था, 14 है, ये भी इत्तेफाक है, महज एक हसीन इत्तेफाक है। उसके बाद बस कहानी ख़त्म, यहाँ से आपको पता है पैट निकलता है, और अलग अलग करके ये जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। पूरा तो नहीं मैं बना रहा, स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर ओपनिंग बैलेंस वगैरह आते हैं, शेयर कैपिटल
रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, जी पता नहीं लेकिन इसका पता लग सकता है। ये हम 15 के साल की बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी 15 पर सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस देखो तो कितना है 1 जनवरी 15 पर। ये तो इस दिन आया है, अरोज हुआ है। 1 जनवरी 15 का मतलब 31 दिसंबर 14 पे कितना था? कुछ नहीं था, सरप्लस नहीं पड़ा था, तो ये ज़ीरो है, ये मुझे पता है। उसके बाद अभी ये अगली एंट्री हुई, एसिड बढ़ा, पीएनएल में 17 गया, 6.8 डीटीएल में गया, और ये 10.2, तो ये 10.2 जो इधर से आया है ये रीवैल्यू सरप्लस में ड्रॉप करेगा, और यहाँ से पैड निकल कर रिटेन्ड अर्निंग्स में आया करता है। तो टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम में से पैड जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गिरता है, और ये भाई साहब अपने कॉलम में आ जाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे ट्रांसफ़र थे, दिस एंड दिस एंड दिस। ये दोबारा मैंने वही सारा काम किया है जो पिछले सवाल में किया था। ये टोटल कितना बनता है? 3। तो ट्रांसफ़र, वाह 3 जी, 0.075 प्लस 2.475 प्लस 0.45। इसको हल्का मत लें, आई कैप ना आजकल बहुत ज़्यादा शौक रखने लग गया है ये एक्सट्रैक्ट्स का, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट्स वो बड़े शौक से अब बनवाने लग गया है, FAR 1 हो चाहे FAR 2 हो। तो इन चीज़ों को हल्का ना लें, सारा कुछ आते हुए भी मसला हो जाता है अक्सर, सिर्फ यहाँ तक बात नहीं पहुँचाई होती आप लोगों ने जी। तो 3 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद नीचे क्या आ जाएंगे? टोटल्स, जो कि मुझे नहीं पता शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग से कितने हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का टोटल कितना है? 7 पॉइंट, मैं यहाँ से भी चाहती मार सकता हूँ वैसे तो, 7.2। तुम कर लो बातें, बैठे हो क्लास में तो तुम क्लास में ही हो, फिर टीए बन के बैठोगे क्या? कैलकुलेटर ख़राब हो गया मेरे वाला, मुझे यार एक नया कैलकुलेटर भी लेके दे रहे हैं आप लोगों ने, ये पुराना हो गया। असल में मेरा कहीं गायब हो गया, ये किसी का ऐसे ही। अच्छा जी, अब ये सवाल है हमारे सामने, और सिर्फ 15 नहीं, ऐसा करते हैं हम इस सारे सवाल का ना 12, 13, 14, 15 का नोट बना लेते हैं, ठीक है। नोट की ज़रा रिवीजन हो जाएगी। पीपीई का नोट याद है? पीपीई का नोट याद है कुछ कैसे बनता था? रीवैल्यूएशन मॉडल भी हो, एसेट डिस्पोज भी हो रहा हो, तो क्या कुछ होता है। अच्छा, एक बात जो बचपन में उस्तादों ने आपको बताई भी होगी, वो ये थी कि जब पीपीई के नोट की बारी आती है ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग वाले कॉलम को देखना होता है। आपने सिर्फ बिल्डिंग वाले कॉलम को देखना होता है, बाकी किसी कॉलम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब पीपीई का नोट बना रहे हैं तो ये सारा कुछ फारिग हो जाता है। नहीं समझ आई? फारिग हो जाता है, नहीं समझ आई क्या? अब तो आ गई है, ठीक है। अच्छा, यानी कि पीपीई का नोट बनाना है सिर्फ एसिड को देखकर बन जाता है, ठीक है। नोट कैसे बना करता था ये ज़रा याद नहीं रहा, तो नाम क्या है बिजनेस का? आबिद, AL लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो AL इसीलिए लिखा होता है AL जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, वो तो अब सारे ही हैं, ठीक है। नोट का नाम, नोट नंबर ऐसे ही 12 नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। इसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखेंगे आप, तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, उसके बाद ट्रांसफ़र, रीवैल्यूएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग। इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं आती, अनलेस के कोई ट्रांसफ़र इन आउट वाला मामला हो जाए,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आया करते थे। तो सवाल में हो तो एक लाइन वो भी डाल दें, लेकिन मुमकिन नहीं, इतना मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की बात आएगी। तो इसके अंदर एक मशवरा हुआ करता है कि अगर ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो चूँकि पहले डेप्रीसिएशन होती है और ईयर एंड पे जाके फिर वो ट्रांसफ़र होती है, तो पहले डेप्रीसिएशन लिखो फिर ट्रांसफ़र। और अगर सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है तो चूँकि पहले दिन खड़े होकर ट्रांसफ़र होगी और उसके बाद डेप्रीसिएशन चार्ज होगी, तो पहले ट्रांसफ़र लिख लेना फिर डेप्रीसिएशन लिख लेना। तो ये छोटा सा उसूल नहीं है, ये एक हेल्प है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तरतीब ये ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ये हो तो आसानी रहेगी। तो अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेक्शन में पहले डेप्रीसिएशन लिखना फिर ट्रांसफ़र, ये लिख लो सारे। अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो पीपीई के नोट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेक्शन में पहले डेप्रीसिएशन फिर ट्रांसफ़र लिखना। अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो पीपीई के नोट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेक्शन में पहले डेप्रीसिएशन फिर ट्रांसफ़र लिखना। और अगर ईयर स्टार्ट पर रिवैल्यूएशन हो तो पहले ट्रांसफ़र फिर डेप्रीसिएशन लिखना। अब हमारे सवाल में क्या है जी, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, तो बोलो, तो फिर पहले क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र फिर डेप्रीसिएशन फिर डिस्पोजल और क्लोजिंग का डिफरेंस, बुक वैल्यू, और उसके नीचे मशहूर ज़माना 3 चीज़ें, मेजरमेंट बेसिस वगैरह वगैरह। तो हमने ना ये नोट बनाया था IAS 38 में, लेकिन रीवैल्यूएशन नहीं थी उनमें, कॉस्ट मॉडल पर बना था। तो रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर अगर IAS 38 को ले जाता है और आपसे नोट मांगता है तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बस वो इंटेंजिबल होकर डेप्रिसिएशन की बजाय अमोर्टाइजेशन आ जाती है उसमें, तो ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको रिवाइज करना। अच्छा, अब 2012, 2013, 2014 और 2015, अब एक ही एसेट है ना, तो 4 साल आमने सामने बना देते, ज़रा टाइम बच जाएगा और ज़रा जल्दी कर भी लेंगे जी। 12 के साल में तो एसेट आया था, तो यक्कम जनवरी 12 पर ओपनिंग क्या है, एडिशन हुआ 300, और 12 के साल में कोई डेप्रीसिएशन कोई रीवैल्यूएशन नहीं हुई थी, ऐसा ही है ना। तो 12 के साल में 300 रुपये की एडिशन है और कोई ट्रांसफ़र नहीं, कोई रीवैल्यूएशन हुई नहीं थी, डिस्पोजल भी नहीं हुआ, तो यही क्या बन गया हमारा क्लोजिंग। स्टार्ट में कोई डेप्रीसिएशन नहीं पड़ी थी, एसेट ही नहीं था, फिर हमारी तो देखो सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इस बिल्डिंग के कॉलम को, और इस बिल्डिंग के कॉलम में बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग डेबिट, क्या क्रेडिट, हमारी बिला से जो मर्जी क्रेडिट, पेबल हो कैश हो, दोनों यहाँ पे नहीं आते। ऐसे ही 15 रुपये की एंट्री है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है इस वक्त। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्रेडिट जो है वो इधर आ जाएगा, कितना, 15, ठीक है जी। और यही हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। और बुक वैल्यू 300 माइनस 15, चेक कर लो आपकी वर्किंग से मैच करेगी ये, ऐसा ही है। तो ये आपका पहला साल बन गया। फिर अगले साल में ये क्लोजिंग क्या बन जाएंगे, ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ओपनिंग, सबसे पहले आसान काम ये वाला कर लो। उसके बाद इस साल में एसेट रीवैल्यू हुआ है कि नहीं हुआ, तो रीवैल्यूएशन के दिन पहले ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और एडिशन कोई नहीं है, और एसेट क्रेडिट।
ठीक है। उसके बाद ये 38 से एसिड डेबिट, और उसके बाद आगे क्या हुआ, हमें क्या सर वो सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, पीपीई में आता है, डीटीएल पीपीई में आता है, ओसीआई पीपीई में तो नहीं ना आता, तो बस क्या देखो बिल्डिंग, तो 38 से बिल्डिंग डेबिट, कोई डिस्पोजल नहीं है, ठीक है जी। तो क्लोजिंग क्या आ गया, क्लोजिंग क्या आ गया, यही होना चाहिए था लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ये ना होता तो सवाल गलत था, ठीक है। उसके बाद 13 वाले साल में डेप्रीशिएट किया 17 रुपये से, तो डेप्शन एक्सपेंस को छोड़ो, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट ये हमें चाहिए, और कोई डिस्पोजल नहीं है, और 17 की डेप्रीसिएशन आ गई, और बुक वैल्यू 306, आपकी बुक वैल्यू वर्किंग से मैच करती जा रही है। ये आपका 13 का साल हो गया। क्लोजिंग ओपनिंग बनाओ, क्लोजिंग ओपनिंग बनाओ। 14 में फिर रिवैल्यू हो रहा है, बोलो। तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, एसिड क्रेडिट दोनों में माइनस, एडिशन कोई नहीं, डिस्पोजल भी अभी कोई नहीं। उसके बाद रिवैल्यू कर रहे हैं 14 में, तो 54 से एसिड क्रेडिट, आगे क्या हुआ हमारी बला से जाए बाढ़ में, ठीक है। तो कितने से क्रेडिट, 54 से एसिड हो गया क्रेडिट जी। क्लोजिंग बताएं, ये 252 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट होगी, क्योंकि जब एसिड रीवैल्यू होता है तो वो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही शो कर रहा होता है, ठीक है जी। बताएं जी, डेप्रिसिएशन आएगी अब 14 की, 14 के साल की डेप्रिसिएशन है 14 रुपये, और डिस्पोजल इस साल कोई नहीं हुआ, तो ये 14 की डेप्रिसिएशन आ रही है, बुक वैल्यू 238 आ गई, और ये हमारा 14 वाला साल हो। 15 के साल में ओपनिंग 252 और ओपनिंग 14। अब पहले एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू, तो ट्रांसफ़र, उसके बाद पहले एसेट डेप्रीशिएट होना है, फिर डिस्पोज होना है, ठीक है ना। लेकिन हम तरतीब से ही चलते हैं, डेप्रीसिएशन ने जाना तो है ना, तो 12 जमा 2 14 की डेप्रीसिएशन आ गई, ठीक हो गया। एंट्री अगर सामने रखूँ ना, अगर एंट्री सामने रखूँ तो आपको मैं बताता चलूँ कि पीपीई के नोट के लिए ये 68 और ये 2 के अलावा और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। डिस्पोजल की अगर बात करें तो कैश का आना पीपीई के नोट में नहीं आता, गेन या लॉस पीपीई के नोट में नहीं आता, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांग ले एक्सट्रैक्ट्स, तो फिर तो एंट्री पूरी करने की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ पीपीई का नोट मांगा हो तो इस एडजस्टमेंट में से मुझे सिर्फ 68 और 2 चाहिए, तो मैं ये एंट्री पूरी करूँगा ही नहीं, बस ये काफ़ी था, ठीक है। तो डिस्पोजल जाने वाले एसेट की 68 रीवैल्यूड अमाउंट निकल गई, रीवैल्यूड अमाउंट निकल गई, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी निकल गई। 60, ये 68 है, ओके। 68 से एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट निकल गई, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, ओके डन। अच्छा सॉरी, ट्रांसफ़र कराया था आपने, रीवैल्यू नहीं करवाया था। रीवैल्यूशन कितनी थी 34 से एसेट डेबिट, सिर्फ एसेट को देखो, ठीक है, एडिशन कोई नहीं हुआ। बताओ जी 192। अब ये मैच इसलिए नहीं कर रहा होगा आपके सवाल वाली लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, क्योंकि वो सब की थी। आप 192 में प्लस करो ज़रा 68, 192 रीवैल्यूएशन हो गई ना। अच्छा चलो छोड़े इसको छोड़ें, अभी एंड पे बुक वैल्यू कंपेयर कर लीजिएगा जी, कितना आ रहा है 12, और जी ये गलत बताया था आपने। अच्छा अब 204, अच्छा वैसे इसमें ये 204 आपके सवाल वाली बुक वैल्यू से, आपके सवाल रीवैल्यूड अमाउंट से इसलिए नहीं मैच कर रही क्योंकि इसमें से एक एसेट निकल गया, तो ये वापस कर दें तो बराबर आना चाहिए। खैर चलें छोड़ें, बुक वैल्यू मैच करेगी जी 192, ठीक है। तो ये नोट भी लाजमी आपने रिवाइज करना है, क्योंकि हमने रीवैल्यूएशन मॉडल
IS 38 के अंदर नोट में नहीं देखा था, एक आधे सवाल किया भी तो उसमें उसने कह दिया था जी कोई नहीं करते यूज़, रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ नहीं करते, अगर करें तो ऐसा होगा। चलिए अब आखिरी चीज़ करते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। 10-1 मिनट का काम है एक छोटा सा। अच्छा जी, आप ना अपने हैंड रिटन पेजेस पर तशरीफ़ ले आइए। IS 12 का हैंड रिटन पेज 2 है एंड पे। बल्कि आप ना ही तशरीफ़ लाइए तो अच्छा है, ऐसे ही आप सलूशन देखेंगे जो मैं मिटा रहा हूँ, ये तो मैं ख़ुद करवाना चाह रहा हूँ आप। जी बच्चों, सवाल है आपके सामने पेज 2 पर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सलूशन करते हैं अब। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपये का है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा पहले कभी किया नहीं हमने। एक रुख हमेशा हमारे सामने होता था, ठीक है। दोनों रुख इकट्ठे आज देखेंगे इस सवाल के अंदर, ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन अदर इनकम इज 40, आउट ऑफ विच 10 इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब बोर्ड की तरतीब से अगर चलें तो मैं नोट बनाऊंगा बोर्ड के सबसे परली साइड पे, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट बन जाएगा। अगला काम, करंट टैक्स की वर्किंग किया करते हैं हम, ज़रा बोर्ड ना वो साफ़ करने से मैंने सोचा कि इधर ही। और उसके बाद डेफर टैक्स की वर्किंग्स हम करते हैं मज़ीद बरा, ठीक है, जिसमें डेफर टैक्स की वर्किंग भी होती है। सबसे पहले तो मुसीबत आन पड़ी है हमारे पास, हमारे ऊपर, हमें डिविडेंड की वर्किंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। और भाई एक्रूवल है ना, डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन अदर इनकम इज़ 40, आउट ऑफ विच 10 इज़ रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो बाकी 30 क्या है, रिसीवेबल। तो आ गया ना एक्रूवल। तो टैक्स वाले जो करते हैं वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है। हम तो अपना काम करें पहले। हम डिविडेंड इनकम का लेजर बनाया करते थे। अब वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो इनकम है PBT 100 है, और क्या कह रहे हैं, डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन अदर इनकम कितनी है, 40। यानी हमने P&L में कितनी इनकम रिकॉर्ड की है, अदर इनकम में कितनी पड़ी है, 40। अब इनकम के लेजर में कैश किस तरफ आता है, कैश डेबिट तो इनकम, ये तो इस तरफ आना है। चलो शुक्र है ये याद था, ठीक है। अब P&L वाली अदर इनकम में जो पड़ी हुई फिगर है वो इस तरफ आनी है, और सवाल ने कहा वो कितनी है, 40, ठीक है। तो 40 की इनकम है, और वो कह रहा है आउट ऑफ विच, इसमें से 10 इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कैश कितना आ गया, 10। तो क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है जी, 30। अब हमने जितनी भी एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स की हैं ना आज तक, या तो कैश ज़ीरो होता था तो सारा 40 रिसीवेबल होता था, करंट टैक्स में कुछ नहीं आता था, या P&L ज़ीरो हो जाता था और कैश सारा आ जाता था, ठीक है। और अगले साल के अंदर या इस साल के अंदर डिफरेंट रेट्स यूज़ करता था। अब यहाँ पे डिफरेंट रेट भी यूज़ होने हैं, मुसीबत ये है। और यहाँ पे ये कुछ इनकम है और कुछ रिसीवेबल है, यानी करंट टैक्स और डेफर टैक्स दोनों में हिट पड़नी है, ठीक है। ये तो अब समझ लें आप। अच्छा, अब हमारे दो काम होते थे इसके बाद। पहला काम हम करते थे, करंट टैक्स के अंदर P&L वाली फिगर्स को उल्टाते थे, टैक्स वाली फिगर्स को रिकॉर्ड करते थे। उसकी वजह क्या, देखो एक्रूवल, वापस पूरी बात, एक्रूवल का लेजर बन गया। अब अगर तो टैक्स वाले भी एक्रूवल पे हुए तो करंट टैक्स में कुछ नहीं करना, और डेफर टैक्स में कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर भाई भाई बन जाते थे। और अगर टैक्स वाले हुए कैश बेसिस पे तो फिर मारे गए।
फिर करंट टैक्स में इनकम पीएनएल वाली फिगर को उल्टाना है, और डेफर टैक्स के अंदर कैरिंग अमाउंट होगी, टैक्स बेस नहीं होगी, और करंट टैक्स में पीएनएल वाली फिगर को उल्टाकर टैक्स वाली फिगर को लेना होता है। अब सवाल ने क्या कहा, आसानी थोड़ी होनी थी यहाँ पे, सवाल ने कहा डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, यानी कैश बेसिस। अब टैक्स वाले कैश पे चल रहे हैं, तो अब क्या करना है, दोनों काम साथ साथ ओपन कर लेना ज़रा। तो वर्किंग नंबर 3 मैंने ओपन की, और ये है डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट इन 2018 चल रहा है, ठीक है ना, 2018 चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2018। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट का कॉलम पड़ता था, याद है ना, जब डिफरेंट रेट्स आते थे, और टैक्स। अब ये आपके सामने वो बोर्ड है जो अगर खाली होता तो मैं उस पर ऐसे भर देता जाके, ठीक है। अब मामला ये है कि सवाल वाला कह रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 100 है, ठीक है, और इसमें 40 रुपए की इनकम शामिल है शामिल, ठीक है। हमने कहा मामला क्या है, तो कहने लगे जी इनकम 40 की है और कैश 10 है, और टैक्स वाले कह रहे हैं हम तो कैश की बेस पर इस पर टैक्स लगाएंगे, तो पीएनएल को उल्टाना पड़ेगा और टैक्स वाले कैश को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये इनकम है एक्सपेंस है, इनकम है, तो इनकम है पीएनएल प्रॉफिट तक आते आते ऐड हुई पड़ी है, इसको क्या करेंगे, लेस। तो मैंने लेस कर दिया 40 को, पीएनएल को उल्टा दिया, ठीक हो गया, सही है, और 10 रुपये को रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐड कर दिया मैंने 10 को, ठीक है। अब उसके बाद अभी नोट करना ज़रा रोक दें 1 मिनट के लिए प्लीज़, 1 मिनट के लिए सिर्फ। आप लोग तो पहले ही नहीं कर रहे हैं, मैं एक स्टूडेंट जो है उनको कह रहा हूँ जी। बताइए जी टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया जी, बताइएगा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ गया, 70 बोलो। और हमने टैक्स एट द रेट ऑफ, वो कह रहा है रेट ऑफ, ये डिविडेंड पे तो अलग है ना, बाकी की बात करें तो कहता है रेट ऑफ टैक्स इज इन 18, जनरल रेट कितना है 30%, तो इनटू 30 करो, 30% करो 18, तो ठीक है, ये सही है। ये सही होता अगर ये लाइन ना होती, कहता है रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 10% इन 2018, 10% पर रेट लगना है। अब मैंने ये 10 जो है ये क्या था यार, ये डिविडेंड इनकम थी ना, डिविडेंड इनकम को क्या किया हमने, रिवर्स, ठीक है। मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, आप दोबारा कर लें इसको कर। डिविडेंड इनकम को क्या किया, रिवर्स, और डिविडेंड रिसीव्ड को मैंने क्या किया, रिकॉर्ड, ऐसे ही है ना। अब जब ये पुराने असूल के हिसाब से काम किया तो ये 10-70 में शामिल हो गया, जब शामिल हुआ तो रेट किस पे लग गया, तो यहाँ पे अब एक एहतियात कर लिया करनी है जी, 1 मिनट, एक एहतियात ये कर लेना, अपने फॉर्मेट को ना छेड़ना, तरतीब वही रखना, क्योंकि ये पक्का असूल है, 76 दिनों से यही कर रहे थे, ज़्यादा हो गया थोड़ी, मतलब थोड़े कम कर लें, लेकिन पहले दिन से यही कर रहे थे, ठीक है, कि अगर टैक्स वाले कैश बेस पर हैं तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर को उल्टा देंगे, टैक्स वालों की इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने वही किया। अब ये काम हो गया, लेकिन साथ ही आपको पता चला ओहो डिविडेंड पे तो रेट ही कितना लगना है 10%, तो आपने यहाँ पर यहीं पर ऐसे ही पर्चे में भी ऐसे ही करना है, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं, ओवर राइटिंग के कटते हैं, गलत चीज़ ले, ये ऐसे ही लिखना है, पर्चे में ऐसे ही करना है, और इस 10 को यहाँ से काट दें, काट के इसको अलग ले आएँ, टैक्स ऑन 10 एट द रेट ऑफ 10%, ये कितना आ गया 1। अब बाकी कितना बचा ऊपर 60, देख लो अब सही हो गया ना, इस 60 पे कितना 18, तो टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना बन गया 19, ये CTE डेबिट और CTP क्रेडिट। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछें। ये बात समझ आई, अपना उसूल नहीं छोड़ा हमने, उसूल क्या था,
हम एक्रूवल पे तो हमेशा ही होते हैं। अगर टैक्स वाले एक्रूवल बेसिस, अभी कुछ और ना देखें, 1 मिनट, जहाँ जितना मैंने पढ़ाया फिलहाल वहाँ पे रहे, ठीक है? फिर आप जो मर्जी जाके देखें जहाँ से, ठीक है? अभी बात पूरी नहीं की मैंने, अभी बात पूरी नहीं की मैंने, अभी तक सिर्फ एक जगह पे ब्रेक लगाई है। क्या? अगर हम एक्रूवल बेसिस पे हैं और टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं तो हमने क्या करना है? पीएनएल वाली फिगर को उल्टाना है, उल्टा दिया, 40 इनकम रिकॉर्ड की थी, रिवर्स कर दी। और टैक्स वाली इनकम को रिकॉर्ड करना है, कैश कितना आया था 10, वो रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्ड किया तो उसूल वही पुराना रखकर कर लिया, और साथ ही याद है ओहो यहाँ नहीं करना था ये। अच्छा, अगर याद रह जाए तो बेशक ना लिखो, लेकिन मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा ऐसे ही लिखो, ये ना नई चीज़ याद करनी पड़े। ये करने के बाद ओहो 10 पे तो रेडियल डिफरेंट लगना है, तो यहाँ से इसको काट के अलग यहाँ ले आए ऐसे, ठीक है? इस पे अपना रेट लगाया, बाकी जो वहाँ से कट गया तो 100 में से 40 माइनस करो तो बाकी कितना बचा? 60, उसके ऊपर आपने नॉर्मल रेट लगा दिया। यहाँ तक कोई मसला? अब अगला मसला होता था डेफर्ड टैक्स का। अगर रिसीवेबल भी है या अनअर्न्ड है तो वो डेफर्ड टैक्स में इम्पैक्ट लेके जाएगा, और है। अब ये आज से पहले नहीं हुआ था। डिफरेंट रेट वाला मामला जब भी आया था सवालों में तो करंट टैक्स में वो होता था, तो डेफर्ड टैक्स में नहीं। यानी कि 40 है ना अगर, तो ये 40 का 40 ही इनकम बन जाता था, रिसीवेबल नहीं होता था। या सारा 40 रिसीवेबल होता था, इनकम कुछ नहीं बनता था, या इधर या इधर। ये पहली बार हुआ है कि इधर भी मामला गड़बड़ हुआ, अब इधर भी होने लगा है। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा? डिविडेंड रिसीवेबल, हमारा तो है ना रिसीवेबल, अकाउंटेंट का कितना है रिसीवेबल? 30 का। टैक्स बेस क्या है इसकी? 0। क्यों? टैक्स वाले कैश बेसिस पे हो तो उनकी दुनिया में ये 4 चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, रिसीवेबल, अनअर्न्ड, पेबल, प्रीपेड, ठीक है? तो डिफरेंस आ गया 30 का। और ये क्या है? एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है जी। अब अगली बात, अगली लाइन तो पढ़ाई नहीं थी अभी आपको, वो क्या है? रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज 10% 18 एंड 12% इन 19। अब ये जो रिसीव हो गया इस पे तो 18 में टैक्स लग गया 10% के हिसाब से, लेकिन जो रिसीवेबल है ये फ्यूचर में रिसीव होगा। जब रिसीव होगा तो टैक्स वाले उस पर टैक्स लगाएंगे 10% या 12%? 12%। तो डेफर्ड टैक्स के अंदर आपको कहा था हमेशा किस रेट के ऊपर आपने टैक्स बुक करना होता है? जब वो उसने रिसीव होकर जो अब एप्लीकेबल रेट निकलवाना है, ठीक है? तो टैक्स कितना आ गया? 3.6, ठीक है? लायबिलिटी है जी, बिल्कुल। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम अपनी वर्किंग नंबर 4 करते हैं, मशहूर ज़माना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग स्लैश एसेट जी। ओपनिंग कितना है? कोई नहीं था ना ओपनिंग, एक ही चीज़ है भाई, डिविडेंड। ओपनिंग 0 है, ठीक है? और क्लोजिंग कितना निकला है? 3.6। तो DTE बैलेंसिंग ब्लू 3.6 आ गया। तो आज क्या हुआ? आज इस 40 के ऊपर 2 टुकड़ों में टैक्स लगा। इस 40 में से 10 के ऊपर 10%, और इसी 40 में से 30 के ऊपर 12%। 10 के ऊपर 10%, 30 के ऊपर 12%। और ये सारे का सारा 40 100 में शामिल है। ये सारे का सारा 40 100 में शामिल है। अब पहले ये मामला नहीं था, पहले तो ये या तो इधर था मामला, हम कहते थे ये 40 अलग करो, अलग रेट लगाओ, ठीक है? और जब डेफर्ड टैक्स में नोट में जाते थे तो हम कहते थे ओहो 100 में ये पड़ा था, सारे पे रेट लग गया, लगना था इस पे सिर्फ इतना। तो आज ये एक नहीं, दोनों मामलों में गड़बड़ कर गया, ठीक है ना? क्योंकि हमने करंट टैक्स जो निकाला है, हमारा जो नोट बनेगा उस नोट में जो टैक्स एक्सपेंस होगा, उस टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स भी आएगा और डेफर्ड टैक्स भी, CTE भी और DTE भी। हाँ जी, CTE कितना आया है? 19, CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। और DTE कितना आया? ये भी चार्जिंग वाली साइड पे है, DTE डेबिट, DTL क्रेडिट कितना? 3.6 से। अब ये जो आपने 3.6 निकाला है या 19 निकाला है, इसमें टोटल कितना आया?
ये जो आपने टैक्सेस निकाले हैं जी 19 या 3.6, इन टैक्सेस में जो डिविडेंड का टैक्स है वो कितना कितना है? इस 19 के अंदर डिविडेंड पे टैक्स लगा है 10% और इस 3.6 में जो डिविडेंड पे टैक्स लगा हुआ है वो लगा हुआ है 12%। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा टैक्स एक्सपेंस। अगले स्टेप में हम बनाते होते हैं रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी, वो हम कितना लेते हैं? 100 जो सवाल में गिवन है पीबीटी, जैसे बताया था पीबीटी को तो हमने नहीं छेड़ना होता। ठीक है, टैक्स रेट कौन सा वाला लेते हैं बताया हुआ है आपको, कौन सा वाला जो जनरल रेट ये यहां पे यूज हो रहा होता है 30%। अब जब इस पर लगा पूरे 100 पर पूरा 30% तो आंसर आ गया 30। अब सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर देखो पुरानी बात मैंने बता दी, वो सिर्फ एक तरफ होता था, या इधर मामला होता था वो रिसीवेबल नहीं होता था, या इधर नहीं होता था इधर होता था। काम तो करते थे डिफरेंस इन रेट वाला, लेकिन आज दोनों तरफ हो गया। 19 कैलकुलेट करते हुए जो 10 रुपए थे उन पे 10% रेट निकलना चाहिए था और बाकी के 30 के ऊपर 3.6 निकालते हुए 12% लगना चाहिए था। लेकिन हमने इस 100 को उठाया, इस 100 में सारा 40 पड़ा था, जिसमें 10 भी है 30 भी है। 10 पे लगना चाहिए था 10%, लग गया 30%। 30 पे लगना चाहिए था 12%, लग गया 30%। तो जितना जितना ज्यादा लगा उसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ये दोनों को लेकर आना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव्ड पर भी मसला है। रिसीव जो हुआ है उस पर क्या मसला है? 10 रुपए पर लगना चाहिए था 10%, लग गया 30%, क्योंकि 100 में पड़ा था ना, तो कितना ज्यादा लग गया। तो इसको क्या कर दो, और साइन कौन सा यूज करना है? तो यहां पर इनकम रिसीव्ड की बात हो रही है, वो तो ऐड करने की बात कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको फिलहाल जी लेस करें, सादा बात 2 रुपए से। ठीक है जी, उसके बाद डिविडेंड रिसीव जो हो गया उसके साथ तो मामला आपने कर लिया। रिसीवेबल के साथ क्या मुसीबत है? अब रिसीवेबल 30 का था, लगना चाहिए था उस पर 12%। ऊपर वाली फिगर से रेकंसाइल कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाली फिगर निकलते हुए देखो, ऊपर वाली फिगर निकलते हुए यहां पर 10 पड़ा है, करंट टैक्स में 10 पड़ा है, तो उस पर 10% लगना था, उस पर लग गया 30। और ये निकलते हुए रिसीवेबल 12% लगना था। यहां पर जो हमने इस फिगर से रेकंसाइल करना होता है ना, तो इस फिगर तक आते आते 10 इसमें पड़ा है, उस पर 10% लगा हुआ है, और 30 इसमें पड़ा है, उस पर 12% लगा हुआ है। तो ये फिगर तब आई है। अब अगर हम इस 100 को उठाएं, इसमें पूरा 40 पड़ा था, उस पर 30 लगाएं, तो सारे के सारे 40 के ऊपर भी 30 लग गया, जिसमें से 10 पे 10 लगना चाहिए था, 30 लग गया, तो 20 ज्यादा लगा, कम करो। उसके बाद जो रिसीवेबल है उस पर 12% लगना चाहिए था, लग 30 गया, तो 18% ज्यादा लग गया, 5.4। इसको भी माइनस करो। ठीक है जी, और जी 22.6 हो गया मैच। ठीक है जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन था छोटा सा। ठीक है जी, अब बस एक छोटा सा एग्जाम्पल्स एक सफ़े में है, ज़रा वो देख लें, वो पढ़ के आइएगा, समझ आती है नहीं, फिर कल डिस्कस कर लूँगा। ये पिक्चर लेनी है। ये हैंड रिटन सोल्यूशन नीचे ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा शायद कम हो, ज़रा तफसील नहीं है। तो हैंड रिटन पेज नंबर 2 IAS 12। ठीक है बच्चों, डन हो गया। अच्छा, इधर पेज 305 में आए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर पेज 305 पे। ये तो बिल्कुल ही ना साइड पे कर दें, इसको तो छोड़ देना, ये कोई डिफरेंट साइंस है स्टैंडर्ड की। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपने कैलकुलेट करनी है हर केस के अंदर, अलग अलग केस में टैक्स बेस। लेकिन मेरा मशवरा होगा
आप कैरिंग अमाउंट भी निकाल के लाइएगा, टैक्स बेस भी, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऊपर भी हैं लेकिन उनको फिलहाल नहीं करना आपने, वो लायबिलिटी साइड की हैं फिलहाल, ज़रा इनको देखिएगा, ठीक है। पेज 305 पर आपने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस हर एक की मैं इंशाल्लाह ये कल डिस्कस करूंगा ज़िंदगी रही तो, ठीक है। ऐसे ही हर पॉइंट की ओके। ये थोड़ा सा मसला करेगा, बाकी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेजर यहाँ बने हुए हैं लेकिन आपने ये नहीं देखने, आपने हर एडजस्टमेंट को पढ़ के खुद सोचना है कि क्या करना है। एक्रूअल है, चलो पहले लेजर बनाते हैं, फिर ये फिर वो, सारी रूटीन अपनी वैसे ही रखनी है, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़।